खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या सुहेल अफरीदी की एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उनका रोल है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज इसलिए नहीं है कि हमें किसी ने वोट इसलिए नहीं दिया है कि हम अवाम की खिदमत करें, सूबे की खिदमत करें, सूबे के से दहशतगर्दी के खात्मे की बात करें। किसी भी सूबे में जाते हैं वो अपनी रैली निकालते हैं, अपना जलसा करते हैं। इमरान ने कहा था कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा, ये डर्टी गेम है। जी, एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर सेनेटर हैं बहरामंद तंगी साहब, हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं और खुलकर तनकीद भी करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त होती है। जिन बातों की ये निशानदही करते हैं, ये जिन बातों का तस्करा ये करते हैं, हम देखते हैं कि अक्सर औकात वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। बहुत शुक्रिया बहरामंद तंगी साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो उस तरह से मुझे एक्टिव नहीं नजर आती, क्योंकि वो उनका अपना सूबा है और ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके हवाले से यही पाया जाता है कि ज्यादातर अगर आपको कुछ भी करना है तो जहां सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है वहां पे आप क्यों नहीं करते। 2 मरतबा आप कराची चले गए, फिर हरीपुर के अंदर भी उन्होंने जलसा कर दिया। जलसा तो नहीं हो रहा जिसको वो स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दे रहे हैं, उसको इख्तियार वली साहब ने तो फूड स्ट्रीट कह दी है। आप क्या नाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या सुहेल अफरीदी की एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव उनका रोल है, मैं समझता हूं कि देखिए ये आप जैसी लोगों की बहुत गहरी नजर होती है सियासत पे, इंटेलेक्चुअल होते हैं, एंकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े दानश्वर बैठे हैं। इस वक्त अगर चारों सूबों की कंपैरिजन करते हैं तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में और मरकज में आपको हुकूमत नजर आएगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज इसलिए नहीं है कि जब उसने ओथ लिया सुहेल अफरीदी ने, उसकी पहले ओथ लेने के बाद पहली स्पीच आप उनको देख ले, वो अल्फाज सामने रख ले, फिर उसके बाद जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है या उसके तर्जुमान के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं कि हमें किसी ने वोट इसलिए नहीं दिया है कि हम अवाम की खिदमत करें, सूबे की खिदमत करें, सूबे के से दहशतगर्दी के खात्मे की बात करें, उस वो खुल की कैटेगोरिकली कहते हैं टीवी के सामने आप जैसे एंकर्स के सामने कि हमें वोट दिया है मुजरिम कैदी 804 की रिहाई के लिए। तो जब उनका टारगेट ये है मुजरिम की रिहाई की बात करते हैं, वो अडियाला जेल पे हमले की बात करते हैं, वो जबरदस्ती मुजरिम की रिहाई की बात करते हैं, वो मुज़ाकरात को कंडेम करते हैं, उसकी बहनें के जो मुज़ाकरात करते हैं वो इमरान के साथी नहीं है। तो जब उनका एक टारगेट ये है कि मुजरिम की रिहाई के लिए हमने लोगों ने हमें वोट दिया है, तो फिर ना हुकूमत चलेगी, ना वो हुकूमत कर सकते और ना वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल चीफ एग्जीक्यूटिव आपने जिक्र किया कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनकी बहनें अलीमा खानम साहिबा ये कहती हैं कि जो मुज़ाकरात करेगा उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ये तो अलल ऐलान वो अडियाला जेल के बाहर हमें मंगल को भी कहती हुई सुनाई दे रही होती हैं और जुमेरात को भी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और गिला शिकवा भी आपसे करती है, और वो शिकवा ये होता है कि हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। पंजाब के अंदर हम इमरान खान का बैनर नहीं उठा सकते, हम कोई तहरीक नहीं चला सकते, हम कोई कैंपेन नहीं कर सकते। अभी तक वो आए तो नहीं है पंजाब के किसी भी शहर के अंदर। लाहौर में उनका विजिट हुआ था, वो कोई खातिर खा उसने नताइज नहीं समेटे। लेकिन आप समझते हैं कि वाकईतन पंजाब के अंदर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह से पॉलिटिकल स्पेस उनके पास नहीं है, या वो खुद पंजाब के अंदर उस तरह से एक्टिव नहीं है? आप क्या इसको नाम देंगे? देखिए, जहां तक पीटीआई का इस वक्त जो हुकूमत में है, एक सूबे की में उसकी हुकूमत है और वो किसी भी सूबे में जाते हैं वो अपनी रैली निकालते हैं, अपना जलसा करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको हक है कि आप अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दें, आप रैलीज भी निकाल दें, आप जलसी भी करें। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब चीफ मिनिस्टर एक दिन जब वो बैठ जाते हैं और वो खुल के कहें अवाम को कि मैं आपका जिम्मेदार हूं, मैं आपकी सेहत का, आपकी तालीम का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मैं जिम्मेदार हूं, और जहां तक इसकी लीडर की रिहाई की बात है, मूवमेंट की बात है और स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, तो उनकी भी कुछ उसूल होते हैं। अगर किसी सूबे में जाते हैं और वहां पर वो अगर असेंबली जाते हैं, स्पीकर को खत लेके अगर
चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते, उनको खत लेके, अगर जलसा करते तो डीसी को खत लेके। अच्छा तंगी साहब, एक चीज मैं इसमें जो ऐड करना चाहूंगी वो ये चाहती हूं मैं कि आपने एहतजाज की बात की और साथ ही आपने ये नुक्ता भी उठाया कि आइन और कानून के दायरे में रह के अगर ये लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन कहीं पे भी ये इनको हक तो नहीं पहुंचता कि 26 नवंबर जैसे मामलात करें या इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करें या फिर 9 मई जैसे वाकयात हो। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौकिफ आज भी यही है कि हम रियासती इदारों को निशाना बना लेंगे या फिर हम दोबारा से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर लेंगे। सोच तो नहीं बदली ना, 2.5 साल हो गए, सोच नहीं बदली। देखिए, पीटीआई को तो जब पीटीआई की अगर बानी चेयरमैन को ये स्टेटमेंट को आप निकाल दे, मैं 1987 की तरफ जाता हूं कि 87 में इमरान ने कहा था कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा, ये डर्टी गेम है। ये 1987 की बात है। और जब उसने 96 में बुनियाद रखी पीटीआई की, तो आपको भी याद होगा और हमें याद है कि मुजरिम कैदी 804 ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी में न साबिक एमएनए, न साबिक सेनेटर, न साबिक एमपीए, न साबिक टिकट होल्डर, न किसी के पीएम मिनिस्टर अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। तो ये भी आपने फिर देखा होगा कि जाज भर भर के मतलब कि ओहदेदारों की, साबिक एमएनए, एमपीएस की कौन लाख की पार्टी बनाते थे, और फिर भी नारी पाकिस्तान में किसकी छतरी में इसने जलसा करके पार्टी बना दी। और फिर जब 25 जुलाई 2018 में इलेक्शन हुआ, तो फिर उस इलेक्शन के बाद वो कौन लोग थे जो कि जाज भर भर के एमएनएज लाते थे और इसकी हुकूमत बनाई। फिर जब इसकी हुकूमत बनी इमरान की, तो आपको भी याद है और मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड पे है कि असद उमर जो है वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने की जमानत है, और मैं फाइनेंस को मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का ये अपना रोल होगा कि पाकिस्तान की मैशियत को मजबूत बनाएंगे। फिर इसने 4 फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज की। फिर 2 साल के बाद खड़ा हुआ कि मेरी न तैयारी थी, न मैं समझता हूँ, न मैं मैशियत को समझता हूँ, मैं क्या करूँ। फिर इसने ये भी कहा था कि मैं जब बजट पास करता हूँ तो फिर इदारे एक एक एमएनए को पकड़ करके लाते हैं और मेरे लिए बजट पास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का तो पहले दिन से 1987 से लेके आज तक उनका रोल, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो हुकूमत का हो, उनकी स्टैंड नहीं है, वो डबल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि यू टर्न की सियासत है। तंगी साहब, अगर हम इसको इस तरह से समेटें कि यू टर्न्स की सियासत है, या बयानिए तब्दील होते हैं, या नजरिए तब्दील हो जाते हैं, या स्ट्रेटजीज तब्दील हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अच्छा, महमूद खान अचकजई ने बतौर अपोजिशन लीडर जो है उनकी तैनाती हो गई है और 6 नुकात पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। हम 6 नुकात पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक और नुक्ता ये भी उठाया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर ये हुकूमत जो है वो मुस्ताफी हो और नए इलेक्शंस करवाए जाएं। ये कैसा नुक्ता है और क्या वाकईतन ऐसा मुमकिन है जो जिस नुक्ते की वो बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक महमूद खान अचकजई साहब का ताल्लुक है, तो कुछ लोगों को मैंने सुना कि बहुत बड़ा सियासतदान है और बहुत बड़ा दानश्वर है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए इसकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उनके दिल से में जो मोहब्बत है वो तो अफगानिस्तान की है। वो तो अफगानिस्तान के गाने गाते हैं और अफगानिस्तान के लिए सोचते हैं। तो और मैं मेरे पुख्तूनख्वा को तकसीम करने की और पुख्तूनों की बच्चों की लाशों पर सियासत करने की आदी है। ये मुझे बताएं कि पहले महमूद खान अचकजई साहब पूछ लें कि अफगानिस्तान इस वक्त जो तालिबान रिजीम है जो मेरे ऊपर बम बरसाते हैं, मेरे सूबे में, मेरे मुल्क में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, वहां से वो इसके लिए तैयारी नहीं है कि वो हमें लिख के दे दे कि हम अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो ये मुझे बताएं कि ये तो तालिबान रिजीम के पिच पे खेलते हैं। चलिए, हम दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे। तंगी साहब, कता कलामी की माजरत, मैं दहशतगर्दी के ऊपर भी आपसे एक सवाल करूंगी, लेकिन सवाल ये है कि महमूद खान अचकजई साहब के कंधों पे, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आपने सुना था बहुत बड़े सियासतदान हैं, हमने भी इसी तरह सुना था, तो इस वक्त उनके कंधों के ऊपर 2 बड़ी जिम्मेदारी हैं। एक तो बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उनको मज़ाहमत करनी है, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने अपने बानी तहरीक, उनके तो खैर बानी नहीं है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अडियाला जेल से मुमकिन बनानी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मज़ाहमत को इतना प्रायोरिटी फिलहाल महमूद खान अचकजई साहब नहीं देंगे। तो क्या ये अपनी गेम को वहां पर जो है उसको पक्का करेंगे या कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ कर सकेंगे? इस कशमकश को आप किस तरह से समराइज करेंगे? देखिए, जब जिस दिन महमूद खान अचकजई ने मुज़ाकिरात की बात की,
पार्लियामान की बात की, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती की बात की, पाकिस्तान की मईशत में हुकूमत का साथ देने की बात की, पाकिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे की बात की, उसी दिन से पीटीआई के मैनेजिंग पीएस को इसको गाली देना शुरू करेंगे। और जैसे इसने खैबर पख्तूनख्वा में एक अपने चीफ मिनिस्टर को 1.5 साल के बाद पत्थरों से मारा है, जूतों से मारा है, जलसों में बोतलों से मारा है, तो मैं आपको अभी आपके चैनल के तवज्जुह से रिकॉर्ड, ये तारीख लिख ले, डेट लिख ले, टाइम लिख ले कि 3 महीने के बाद महमूद खान चीजें को हटाएंगे और इसको बोतलों से मारेंगे, इनको गालियां देगी। तंगी साहब, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि 3 महीने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकजई के दरमियान एक बहुत बड़ी फूट पड़ने जा रही है, ऐसा ही है? जिस दिन इसने मुज़ाकिरात की बात की, जिस दिन इसने पाकिस्तान की बात की, पार्लिमानी निजाम की मजबूती की बात की, पाकिस्तान की मईशत की बात की, अगर हुकूमत गलत काम करते उस पर क्रिटिसिज्म शुरू की, अगर हुकूमत अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाते हैं, उनका साथ देते हैं, उसी दिन से 3 महीने तो मैंने बहुत ज्यादा बात दी, मैं उसी दिन से इसके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाएगी। और मैं लिख के देता हूं कि इसको अमीन गड्डापुर की तरह अपने एमएनए सोशल मीडिया पे और फिजिकली इसको मारेंगे बोतल और जूतों से। अच्छा, ये सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया तंगी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से उनके अपने बहुत सारे लोग डरते हैं और वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पीटीआई के सोशल मीडिया से डर लगता है। तो ये कैसा सोशल मीडिया का उनका जिन है जो किसी की भी बोतल में बंद नहीं हो रहा? देखिए, जहां तक पीटीआई का सोशल मीडिया है, आप जाए इंडिया का सोशल मीडिया उठा के देख ले, आप तालिबान रजीम का सोशल मीडिया देख ले और आप पीटीआई का सोशल मीडिया देख ले, तो मैं आपको बता दूं कि तीनों जो सोशल मीडिया है वो एक पिच पे है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, पाकिस्तान आगे न बढ़े, पाकिस्तान तरक्की न करे, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान जो हमारे सूबे में स्पेशली 80% दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है उसकी बात न करे। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो पाक फौज के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और जब भी पाकिस्तान में कोई कारनामा देते हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हावी होता है, तो जितना जलन या जितने दुख इंडिया को है इतना दुख पीटीआई को होता है। और यही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में सियासत भी करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की से ये लोग हाइप भी है। तो एक बात मैं बताता चलूं कि अभी अवाम बहुत जल्दी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी महसूस करते हैं कि हमने तीसरी मर्तबा पीटीआई को दिया, लेकिन जो हमारे सूबे का हाल है, जो हमारी सियासत का हाल है, जो हमारे मुल्क के लिए इन लोगों ने जो मुश्किलात पैदा की है, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का नाम नहीं होगा, यहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की बात की, सुहेल अफरीदी साहब ने, मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों पहले उनका एक बयान बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने उनको शट अप कॉल दी और वो बयान ये था कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है तो हुकूमत उनको शवाहिद दे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि जी कौन से आप शवाहिद की बात कर रहे हैं, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है। तंगी साहब, एक सूबे का वजीर आला इस तरह की स्टेटमेंट्स कैसे दे सकता है जबकि उसका अपना सूबा सबसे ज्यादा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है? देखिए मैडम, मैं एक बात आपको बता दूं, जब सुहेल अफरीदी ने ओथ लिया तो मेरे एक इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का नालायक तरीन, नाकाम तरीन और कम उम्र के लिए चीफ मिनिस्टर आ गया। और मैं उसी टॉक शो पे, उसी इंटरव्यू पे आज भी खड़ा हूं और 3 महीनों में उसने अपने किरदार से ये बात साबित की कि मैं एक नालायक, एक नाकाम और एक निकम्मा चीफ मिनिस्टर हूं। आज मैं आपको बता दूं, क्या यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स नहीं है कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं? क्या पूरी दुनिया के रिसाले, जरीदे, अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये रिपोर्ट्स नहीं है? तो जब एक चीफ मिनिस्टर को इतना होश नहीं है कि वो जो कुछ कहते हैं उनके बारे में उनको मालूम नहीं है, कोई स्टडी करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जब हम टॉक शो पे भी आते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं कि हम ऐसी बात ना करें कि सुनने वाले लोग हमारे ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि ये क्या कह रहे हैं। तंगी साहब, बस लास्टली मुझे ये भी बता दें कि
हम सुन रहे हैं कि 28th अमेंडमेंट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और मुझे याद है कि जब 27वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो इसहाक डार साहब ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम हजम कर लें तो 27वीं भी आ जाएगी, फिर 27वीं तो हजम हो गई, अब 28वीं आईनी तरमीम की हम गूंज सुन रहे हैं। क्या वाकईतन ईद के बाद 28वीं आईनी तरमीम आने जा रही है? देखिए, जमहूरी निज़ाम में हुकूमत की और इसके इत्तेहादी जमातों की एक प्रोफेशनल मॉरल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जब भी वो महसूस करे तो वो तरमीम लाते हैं, और उस तरफ वो तरमीम रात के अंधेरे में नहीं बल्कि वो तरमीम दिन की रोशनी में लाके वो सेनेट में पेश करते हैं, वो कौमी असेंबली में पेश करते हैं, वो अपने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को भेजते हैं, उस पर डिस्कशन होती है। तो अगर 28वीं तरमीम आएगी तो मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए, इदारों के लिए और अवाम के लिए उसमें फायदा होगा। न ऐसे तरमीम नहीं आएगी जो अवाम को नुकसान हो, इदारों का नुकसान हो, हुकूमत का नुकसान हो और हमारे पास फौज को नुकसान। ठीक, बहुत शुक्रिया। फॉर्मर सेनेटर बहरामंद तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच तंगी साहब ज्वाइन करने के लिए।